नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ के अंदर सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल खरीद को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और इसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिया कि फसल खरीद को लेकर पूरी तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सीएम ने यह बताया कि 3 दिनों के लिए फिर से मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल को खोला गया है ताकि किसान अपनी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सके। आपको बताएं कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद शुरू होने जा रही है और इसके लिए 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्था की गई है। आपको बताएं कब से कब तक फसल की जो खरीद है वो होने वाली है। मूंग की अगर फसल की बात की जाए 1 अक्टूबर से इसकी खरीद जो है शुरू होगी और 15 नवंबर तक ये खरीद चलेगी। मूंगफली की अगर बात करें 1 नवंबर से इसकी खरीद शुरू होने वाली है, 31 दिसंबर तक इसकी खरीद की जाएगी। अरहर की अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस फसल की जो खरीद है वो होती नजर आएगी। उड़द की अगर बात करें 1 दिसंबर से 31 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। और साथ ही साथ अगर तिल की बात की जाए तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीद होती हुई नजर आने वाली है। कितनी मंडियों की व्यवस्था जो है वो की गई है। मूंग की अगर बात की जाए 16 जिले 38 मंडियां इसमें बनाई गई हैं। अरहर के लिए 18 जिले और 22 मंडियां जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। उड़द की अगर बात की जाए तो 7 जिले 10 मंडियां जो हैं उसके लिए बनाई गई हैं। मूंगफली की अगर बात करें तो 3 जिले और 7 मंडियां जो हैं इनकी व्यवस्था यहां पर होती हुई नजर आएगी। अगर तिल की बात की जाए 21 जिलों की 27 मंडियां 21 जिलों में बनाई गई, मंडियों की व्यवस्था की गई है। आखिर कितने टन उत्पादन होने की संभावना है? मूंग की अगर बात की जाए 41,850 मैट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। अरहर की अगर बात करें 1,044 मैट्रिक टन उत्पादन की संभावना है। और उड़द की अगर बात की जाए 364 मैट्रिक टन उड़द की उत्पादन हो सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। और तिल जो है वो 425 मैट्रिक टन जो है उसका उत्पादन होने की संभावना बनी हुई है। और मूंगफली की 10,011 मैट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है और उसी को लेकर धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई। किसान पहले मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एमएसपी नहीं मिलेगी। वहीं पर आढ़तियों को लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि 5 दिन से आढ़ती हड़ताल पर है और अगर आढ़ती नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 1 तारीख से हर साल की तरह जो है भारत सरकार की एमएसपी की जो खरीद होती है धान की वो हम शुरू करेंगे। और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है, चाहे ढुलाई की है और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। दुर्भाग्य से एक समस्या जो है, आमतौर पर कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए, तो उस वक्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे तो ये अनुचित है। अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जो मांग है
कि भी हम ई नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है, जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके अपलोड करना होता है, और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपए ज्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान की फसल एक ही मंडी में भाव दबा के ली जाए। ये अनुचित है, ये किसान के हित में नहीं है। तो वहीं पर एक तरफ 1 अक्टूबर से धान की खरीद तो शुरू हो रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ किसान अक्टूबर के पहले ही धान की खरीद को लेकर लामबंद होते हुए नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया और इसमें किसान नेता गुरमान सिंह चड़ूनी भी पहुंचते हुए नजर आए। प्रदर्शन में जाने से पहले चड़ूनी ने किसानों को शहीद उधम सिंह मेमोरियल हॉल में संबोधित किया और इसके बाद वो प्रदर्शन में पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू नहीं होती है, तब तक किसान राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं खोलने वाले हैं। और आगे वो कहते हुए नजर आए कि चाहे लाठी मारो या फिर जेलों में बंद करो, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये तस्वीरें आप दरअसल शाहबाद की देख रहे हैं, जहां पर सरकार को लेकर अनुमति मांगते हुए या कहें जो सरकार को है चेतावनी देते हुए नजर आए हैं और हाईवे को जाम करते हुए यहां पर किसान दिखाई दिए। प्रदर्शन में गुरमान सिंह चड़ूनी भी पहुंचते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जल्द ही सरकार जो है वो खरीद को शुरू करते हुए नजर आए, ताकि जो किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फसलें जो हैं वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं और इससे आड़तियों की हड़ताल का भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों की साफ तौर पर यह मांग है कि जल्द से जल्द जो फसलें हैं वो आड़तियों जो खरीदते थे उसके समाधान निकाला जाए और सरकार इसको लेकर कोई ना कोई समाधान करती नजर आए। एक बड़ी खबर पलवल से आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको पलवल की बता रहे हैं। फिर देखिए बड़ी खबर, गांव पातली का मामला, जहां पर पीट पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 लोगों पर हत्या का आरोप जो है वो लगाए। दूसरे के खेत में बुजुर्ग की भैंस जो है वो चली गई, उसके बाद ये मामला बढ़ता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर आपको पलवल से बता रहे हैं। बुजुर्ग की जो है वो हत्या कर दी गई, पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतारा है। 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगता हुआ नजर आया। दूसरे के खेत में गई थी बुजुर्ग की भैंस, इस वजह से ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। और यहां पर पलवल के गांव पातली खुर्दा का मामला, जहां पर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पलवल की उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर उस बुजुर्ग को जो है वो पीट पीट कर मारा गया है और 5 लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया गया। थाना पलवल में यह पूरा मामला जो है वो दर्ज होता हुआ नजर आया और ये उस शख्स की जो है वो तस्वीर, 5 लोगों पर हत्या का आरोप जो है वो लगाए। काफी दर्दनाक ये खबर, जहां पर मात्र दूसरे खेत में भैंस जाने को लेकर यह पूरा मामला घटता हुआ नजर आया और पलवल से दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक बुजुर्ग को महज इसलिए मार दिया गया कि दूसरे के खेत में उसकी भैंस चली गई थी। झगड़ा होगा, भैंस चराने गया था, भैंस किसी के खेत में फैली तो खेत वाले ने उसको मार दिया। लाल चंदन से हेरी थी, मैं अलग भैंस चरा रहा था, मैं देख रहा था दूर से ही, मैं चले जाने के लिए तो मेरे पीछे भागने लगा। मैं उसको छोड़ के अपने घर में ही भाग लिया। अस्पताल में लाए तो मेरे से बताया। इसी खबर को लेकर प्रवीण हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ मामला है? महज भैंस दूसरे के खेत में जाने को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई।
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि पड़ोस के खेत में पड़ोसी ही अपनी भैंस को ले जाकर चराने जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जानवर है वो दूसरे खेत में चले गए, जिसको लेकर आपसी तनातनी हो गई और तनातनी के दौरान काफी वाद विवाद हो गया। और वाद विवाद के उपरांत जो अन्य खेत वाले थे जिन्होंने खेत में पशु को लाने के लिए विरोध किया था, उनके द्वारा लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट के दौरान मृतक जो है भगवान दास, उसको काफी गंभीर चोट आई। तो परिजनों का कहना है कि उस परिवार के कई लोगों ने मौके पर मिलकर काफी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करी है और मारपीट के दौरान काफी गंभीर चोट आई है। तो थोड़ी देर के बाद जब घर वालों को पता लगा कि उनका घर का आदमी गायब है, उन्होंने खेतों में जाकर देखा तो वहां पर वह व्यक्ति मृतक भगवान दास जो है मौके पे खेतों में उल्टा पड़ा रहा, जिसको बताया जाए कि उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। बिल्कुल प्रवीण, क्या इससे पहले भी जो पूरा मामला घटित हुआ है, ये जो दो लोगों के बीच का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, इनके बीच में रंजिश जो है वो चलती हुई नजर आ रही थी? जी, इसमें पुरानी रंजिश का कोई ऐसा मामला जो पुलिस से जानकारी मिली, कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया है। लेकिन ये विवाद बिल्कुल ताजा है। जो अन्य जो दूसरे खेत के मालिक है, उससे ये चीज बर्दाश्त न होने के कारण उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और जिसमें भगवान दास की काफी अच्छी मारपीट होने के बावजूद उसकी मौके पर मौत हो गई। प्रवीण, अगर पुलिस से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, पुलिस का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस का कहना है कि जो परिजन है उन्होंने जिन लोगों के नाम लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है कि अभी तक नजदीक के होने के बावजूद अभी तक पुलिस उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, और जो परिजन जो पीड़ित है, जो इनका परिवार है, उसने कोई आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं क्या पुलिस पर, या जो घटना घटित हुई है उसको लेकर कोई आरोप या कोई बात रखते हुए नजर आए? जी, परिजनों का कहना यह भी है कि मृतक भगवान दास की 5 बेटी है और 1 बेटा है। घर में कोई ऐसी उनके कमाने का कोई साधन नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने बेटी को शादी करी है, जिसको लेकर वह बेहद चिंता में है कि इस अवस्था में बच्चा भी छोटा है, जितना नहीं कमा पा रहा है, तो लेकर उसको काफी चिंता जताई है। और उन्होंने न्याय की भी मांग करी है और पुलिस प्रशासन से कहा कि जितना जल्द हो सके आरोपियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। ये पलवल की आप दरअसल तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 5 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगा है और एक बुजुर्ग को पीट पीट कर जो है वो मार दिया गया है। तो वहीं पर प्रदेश के अंदर धान की खरीद शुरू नहीं होने को लेकर नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे दिल्ली अमृतसर को ही जाम करने का आह्वान कर दिया है। और आपको बताएं, इसको लेकर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचते हुए नजर आए। वहीं पर पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किए हुए थे और बैरिकेडिंग के साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आई। जानकारी के मुताबिक किसानों के सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया और किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को हुई जाम कर दिया। और पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में मंडी आड़ती हड़ताल पर हैं और बारिश की वजह से लगातार मंडियों में पड़ी फसल खराब होती हुई नजर आ रही। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान के नेता गुरमान सिंह ने 3 दिन पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, या तो 22 तारीख तक जो है वो फसलों की खरीद शुरू हो जानी चाहिए और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किसान करते हुए नजर आएंगे। दरअसल ये पूरी जो लड़ाई किसान इस वक्त शाहबाद में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये 3 दिन पहले दिए गए अल्टीमेटम की वजह से शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले ही जो किसान नेता हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि किसानों की जो फसल है वो खरीदने के लिए सरकार पहल करे और 22 सितंबर से ही ये पहल होनी चाहिए। लेकिन 23 सितंबर होने के बाद ही शाहबाद हाईवे को जो है किसान जाम करते हुए नजर आए और वहां पर आप भारी पुलिस बल भी देख सकते हैं और पूरा बंदोबस्त जो है वो किसानों को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर सरकार को सुनना होगा और धरातल पर जो किसानों की फसलें हैं उसकी जल्द से जल्द खरीद जो है वो होनी चाहिए।
तो वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान निकलकर सामने आया है और हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, जो अच्छे माहौल में बातचीत होती नजर आई। और सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को यह तय करना होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, अब बाकी किसी और ने भी पर्चा भरा है या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें इस बार? नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। सर, आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के? चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन भरेगा पर्चा। इसके अलावा सर कोई खास बातचीत हरियाणा में कोई बात नहीं, हरियाणा वाले। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बयान दिया है और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सामाजिक रूप से प्रस्ताव को पारित किया गया है और दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए जाएं और दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि नॉमिनेशन की डेट अभी नहीं आई है और जब तक राहुल गांधी का आखिरी निर्णय नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो और वो सार्वजनिक रूप से हमने प्रस्ताव पारित किया। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी जब तक वो राहुल जी का निर्णय अंतिम नहीं है तब तक वो नामांकन भरे कि नहीं भरे। बाकी तो प्रश्न काल्पनिक है। अभी तो हमने आग्रह किया राहुल जी अपना नामांकन भरे। तो वहीं पर फतेहाबाद की नई अनाज मंडी पहुंचे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हर वर्ग आज बेपनाह परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके खिलाफ वो भी चौटाला विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का साथ देते आ रहे हैं। फतेहाबाद में दरअसल अभय सिंह चौटाला जो है वो पहुंचते हुए नजर आए थे और उन्होंने सरकार से को घेरते हुए कहा कि हर वर्ग इस वक्त सरकार से बेपनाह परेशान है और साफ तौर पर वो चाहता है कि एक थर्ड फ्रंट की नियुक्ति होती हुई नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं और अब जनता इनसे तरस आती हुई नजर आ रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनेलो जो है वो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और जो थर्ड फ्रंट को लेकर बात की जा रही है उसकी भी नींव रखते हुए हम नजर आएंगे। तो वहीं पर रेवाड़ी में जिला भारतीय जनता पार्टी ने केएलपी कॉलेज में मोदी संगोष्ठी का आयोजन किया है और इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत करते हुए कहा है कि पहले की सरकारें सिर्फ वादे किया करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी है। और इसी के साथ उन्होंने नेशनल हाईवे 48 की बदहाली पर कहा कि बरसात के बाद हाईवे का काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसी कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी शिरकत की। हुई थी 1857 की, उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आजादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयां 3 हुई हैं हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है। उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। तो वहीं पर गुरुग्राम जिले में भारी बारिश के बीच गैंगस्टर सूबे गुज्जर की ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों पर भी कड़ी कार्रवाई के बाद हरियाणा के गैंगस्टरों पर जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई शुरू होती नजर आई। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुज्जर के 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर को चलाया गया और गैंगस्टरों को कड़ा संदेश देने का काम शुरू कर दिया गया। गैंगस्टर सूबे गुज्जर पहले गैंगस्टर कौशल चौधरी के लिए काम किया करता था, लेकिन दोनों में पैसे के लेन देन को लेकर एक भारी विवाद चलता हुआ नजर आया और एक दूसरे के खून के प्यास से बनते चले गए।
उधर पूरे प्रदेश के आरती एसोसिएशन के सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और प्रदेश भर के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम सिटी करनाल ने भी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आरती एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जहां सीएम सिटी करनाल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं उनके समर्थन में प्रदेश भर के जिलों में आरती 1 के दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी आरती एसोसिएशन के आह्वान पर आरतीयों ने प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ समय के लिए आरतीयों ने हाईवे को भी जाम कर दिया और बाद में आरती एसोसिएशन के कई सदस्य 1 के दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए हैं और आरतीयों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता सीएम सिटी करनाल में भूख हड़ताल पर हैं और उनके समर्थन में यहां पर भूख हड़ताल की जा रही है। सर, आज के दिन के लिए हमने जो हड़ताल रखी है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि आज हमारे जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है श्री अशोक गुप्ता जी, वे अमरण अनशन पर बैठने लग रहे हैं करनाल में और उन्होंने परसों से मतलब इस चीज की घोषणा की हुई है 2 दिन पहले से, और सरकार की तरफ से उनके पास ना तो कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आया, ना कोई उनके पास कोई मैसेज या कॉल आया कि हम यहाँ पर अनशन पर बैठने लग रहे हैं, अमरण अनशन पर बैठने लग रहे हैं। और हमने सीएम हाउस का घेराव भी करने की कोशिश की, उसी टाइम ये घोषणा कर दी गई थी। तो वहीं पर झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज तो बदल कर रख दिया है, लेकिन इस बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोलती नजर आई। आपको दिखा रहे हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अंबाला की है और दूसरी तस्वीर गुरुग्राम और तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पर पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न होती नजर आ रही हैं और इसको लेकर लोगों में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को निकलने में कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा और ट्रैफिक के जाम की जो एक बड़ी समस्या है वो भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही। अंबाला में भी आप देख सकते हैं कि जो आधे मकान और दुकानें हैं वो पानी में समाती हुई नजर आ रही हैं और गुरुग्राम की भी सेम तस्वीर दिखाई दे रही। फरीदाबाद में ऑटो चालक जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और ऑटो में पानी भरने से जो सवारी थी वही धक्का लगाती हुई नजर आ रही। ये 3 तस्वीरें आप स्पष्ट कर देंगे कि जो निगम की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई और जो दावे थे वो धरातल पर कितने पुख्ता थे उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। उधर भिवानी में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव बना हुआ है और इसी की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने तो ये तक कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द पानी निकासी का कार्य कर रहे, वरना बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो आने वाले दिनों में भी होती नजर आएगी। पानी यहाँ ये विनोद गेट पंडित में किराम शर्मा की गई है 10 स्कूल के पास। पानी यहाँ काफी टाइम से भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत बार बोल चुके हैं पानी के लिए, पानी की समस्या ठीक। ये तो सारा प्रशासन की सारी वो है, दिख रहा है कि आप देख ही रहे हैं कि 2 दिन की बारिश ने क्या प्रशासन में क्या हाल हो गया है। आम जनता को कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं घर जाने के लिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है इस चीज को। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।